नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आपने कभी बंद घड़ी देखी है जिसका सेल खत्म हो गया हो? अगर देखी होगी तो पता होगा कि दिन में 2 बार वो जरूर सही टाइम बताती है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी जिंदगी में 1-2 बार सही बात बोल जाते हैं, और खास तौर पे जब अरब कंट्रीज में जाना होता है तो ऐसा लगता है उनकी जबान पर साक्षात माता सरस्वती बैठ गई हैं और उनसे सच बुलवा रही हैं। निशिकांत दुबे जो भारत में रहते हुए क्या क्या नहीं कहते हैं वो सब कोट करने की जरूरत नहीं है, गंदी चीजें बहुत ज्यादा कोट नहीं करनी चाहिए, उनका ही प्रचार होता है। लेकिन भारत में रहते हैं तो उनका क्या रुख होता है सबको पता है। सबको पता है कि एक तरफ विपक्षी एकता का आह्वान कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार फेक न्यूज फैला रहे हैं, यह भी सबको पता है। लेकिन जा रहे थे भाई साहब सऊदी अरब, और सऊदी अरब जाते हुए उनसे एएनआई ने जब पूछा तो उन्होंने बयान दिया, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। देखिए, जिस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। मुस्लिम देश भी आतंकवाद से जूझ रहे हैं। भारत में रहेंगे लोग तो कहेंगे कपड़े देख के पहचान में आ जाते हैं। भारत में मोहन यादव, इनके जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो कटे फटे कहेंगे। विजय शाह कह देंगे बहन है आतंकवादियों की कर्नल सोफिया कुरैशी। कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, लेकिन विदेश जाते ही, जैसा मैंने कहा, इनकी जबान पर जैसे सरस्वती जी बैठ जाती हैं और ये कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यही बात जब यहां पर हम लोग कहते हैं, हमारे जैसे लोग कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हर आतंकवादी चाहे वो किसी भी धर्म का हो मनुष्यता का दुश्मन है। इतिहास बताता है कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें आतंकवाद ना रहा हो। इतिहास में आप जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाऊंगा, इतना बस याद दिला दूं कि श्रीलंका में जो तमिल पूरा का पूरा आंदोलन था, जिसको आतंकवादी आंदोलन माना गया एलटीटीई का, जिसके हाथों राजीव गांधी जी शहीद हुए थे, वो तो हिंदू ही थे ना भाई, तमिल तो हिंदू होते हैं। और भी जिस धर्म का आप कहेंगे, कू क्लक्स क्लान ले लेंगे तो उसमें क्रिश्चियंस हैं। जिसका भी आप कहेंगे मैं बता दूंगा, यहूदी कहेंगे यहूदी बता दूंगा, इस्लाम कहेंगे इस्लाम बता दूंगा। कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसके लोगों ने आतंकवाद ना किया हो। लेकिन काश ये बात ये लोग भारत में कहते। और यही नहीं रुक गए हमारे निशिकांत दुबे जी। जब बहरीन जा रहे थे तब उन्होंने कहा, दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो हमारे यहाँ है, और इस लड़ाई में लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कि 140 करोड़ लोग, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, सभी हमारे साथ थे। तो उनको पता है कि वहाँ भी मुसलमान है, और मुसलमान भी जो है वो माननीय मोदी जी के कारण ही सुरक्षित हैं और भारत के कारण सुरक्षित हैं। भारत सरकार एक साथ है, पूरी दुनिया एक साथ है, और बहरीन इन चीजों को समझता है। तो यहां कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब एक साथ थे। लेकिन इस पर क्या कहेंगे कि अभी कल की बात है, अलीगढ़ में एक मुस्लिम को मारा पीटा गया बुरी तरह से। एक नहीं 3 लोग थे जो रजिस्टर्ड सेलर हैं मटन के, एफएसएसआई का जिनके पास सर्टिफिकेट है, पर्ची थी जिनके पास, जो मीट ले जा रहे थे उसका, फिर भी उसको गो मीट बताकर मारा पीटा गया। इसके पहले एक और आदमी को मारा पीटा गया था, वो तो विष्णु शर्मा निकला था। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और जब चले जाएंगे दुबई तो वहां कहेंगे भारत सबका है। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी का विरोध नहीं, हमको साथ में लेकर चलना है। यह भी कहेंगे कि मुसलमानों ने देश की आजादी में भी योगदान किया है। ये सारी बातें जाकर दुबई में कहेंगे, शेख के साथ घूमेंगे और सारा कुछ करेंगे।
लेकिन हिंदुस्तान में आते ही मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाना शुरू कर देंगे। और यह कोई नई बात तो है नहीं। इसके सबसे बड़े अगर कोई सूत्रधार हैं तो वो खुद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनके बयान में आपके सामने दोहरा चुका हूं, कपड़े देखकर पहचान लेने जैसे कितने बयान उन्होंने दिए हैं। और वही जब गए थे 2023 में अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने, तो वो कहते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है, हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जब मैं डिलीवरी कहता हूं तब जाति, पंथ, धर्म, किसी तरह के भेदभाव की वहां कोई जगह नहीं होती। यहां पर वक्फ बोर्ड पे नया कानून बना देंगे, वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदू भरने की, गैर मुस्लिम भरने की बात करेंगे, वक्फ की संपत्तियों को जब्त करने की बात करेंगे, पूरे देश में मुस्लिम विरोधी अभियान चला देंगे। यहां कभी एनआरसी आ जाएगा, कभी सीएए आ जाएगा, कभी लिंचिंग हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। और बाइडेन के सामने जाकर कहेंगे कि हमारे यहां जाति, धर्म, पंथ, किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। वैसे विदेश में ही नहीं, कई बार हिंदुस्तान के अंदर भी चुनाव आता है तो जबान इन लोगों की बदल जाती है। वैसे विदेश की बात चली है तो शेख साहब लोगों के साथ जो मोदी जी की तस्वीरें हैं वो आप कैसे भूल सकते हैं। भाई कहते हैं, वहां जाकर हमारे भाई, ब्रदर शब्द का उपयोग करते हैं, गले मिलते हैं, कई बार तो लगता है गले पड़ते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान को कपड़े देखकर ही पहचान जाते हैं। अरब का मुसलमान कपड़े देखकर पहचान में नहीं आता। अरब का शेख जो है वो अपना सारा ड्रेस पहना रहता है तो वो पहचान में नहीं आता। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान, जिनमें से थोड़े से ऐसे हैं, तो सारे मुसलमान तो नहीं पहनते हैं। हमारे साथ ही हजारों सैकड़ों दोस्त हैं जिनको आप देखेंगे आराम से पैंट शर्ट पहन के, बाकी सारे वैसे ही कपड़े पहनकर घूमते हैं, वैसे ही रहते हैं जैसे हम रहते हैं। लेकिन कुछ लोग पजामा कुर्ता भी पहनते हैं, कुछ लोग टोपी भी पहनते हैं, उनकी तरफ इशारा था। लेकिन शेख साहब जो सरापा पैर से लेकर सिर तक एक खास तरह के वेश में होते हैं, जिसको देखकर कोई भी पहचान सकता है कि यह अरब है, उनके गले मिलते हैं, उनसे कभी नहीं पूछते कि आपके कपड़ों से आपके धर्म की पहचान हो जाती है। और चुनाव आएगा तो क्या कहेंगे? याद है ना, 2024 का लोकसभा का चुनाव था, रूबिका लियाकत जी से बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। इसके पहले भी 2024 में ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनका बचपन मुस्लिम परिवारों के बीच बीता है, उनके मुस्लिम दोस्त रहे हैं और त्योहारों पर मुस्लिम पड़ोसियों के घर से खाना आता था। अभी हाल में ही आप देखिए सूफी फेस्टिवल हो रहा था, वहां भी उन्होंने आपसी मेल मिलाप की बात की। लेकिन चुनावी रैली में क्या कहते हैं? ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठिए, इस तरह के डायलॉग आपको चुनावी रैली में लगातार दिखते चले जाएंगे। यहां पर मुसलमानों को पसामानदा और गैर पसामानदा में बांटने की कोशिश होती है और इस तरह की चीजें लगातार होती रहती हैं। लेकिन विदेश में जाकर चुनाव के वक्त में वो बात जो सारी दुनिया में जानी हो, वहां पर तुरंत इन लोगों की जबान बदल जाती है। और ये आज की कहानी नहीं है। आपको लाल कृष्ण आडवाणी याद है? वही लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने भारत में रथ यात्रा निकलवाई थी और बाबरी मस्जिद को शहीद करने में अपना रोल निभाया था। वही लाल कृष्ण आडवाणी जो हिंदुत्व के प्रणेता माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी के गुरु माने जाते हैं, यहां पर पक्के वाले हिंदू बने हुए थे। पाकिस्तान जाके क्या किया? पहुंच गए पाकिस्तान जिन्ना की मजार पर और जिन्ना को सेकुलर घोषित कर दिया। गजब का इन लोगों का सिद्धांत है कि इनको नेहरू सेकुलर नहीं लगते हैं, हिंदुस्तान में आकर इनको सेकुलरिज्म को गाली देनी होती है और पाकिस्तान में जाकर जिन्ना को सेकुलर कहते हैं। और पाकिस्तान जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी अकेले तो रहे नहीं हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी तो नवाज शरीफ की मां से मिलने चले गए थे, साड़ी वाड़ी लेके नवाज शरीफ का बर्थडे मना रहे थे। वही नवाज शरीफ जिसका भाई शहबाज शरीफ जो है वो लगातार गालियां दे रहा है, जो इस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। इमरान खान के साथ तस्वीरें मिल जाएंगी इनकी। और थोड़ा पीछे चले जाइए, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुशर्रफ के साथ हंसती खिलखिलाती तस्वीरें मिल जाएंगी। वही मुशर्रफ जिसने ऑन कैमरा स्वीकार किया था कि कश्मीर में हम आतंकवादी भेजते हैं। वही मुशर्रफ जिसने कारगिल पर आक्रमण किया था और हमारे सैकड़ों यंग ऑफिसर्स मारे गए थे। अपनी सेना की वीरता से हम कारगिल बचाने में तो सफल हो गए थे। वैसे याद दिला दूं, कारगिल पर जब पाकिस्तानी तैयारी कर रहे थे तो भारतीय सेना को यह सूचना किसने दी थी? ये इंटेलिजेंस किसने दिया था?
गुजरों ने दिया था। वही गुजर जो कश्मीर के अंदर अपनी भेड़ें लेकर घूमते रहते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट देखा था और उन्होंने भारतीय सेना को इसकी सूचना दी थी। जब गुजरों की बात चली है तो आपको याद दिला दूं कि जम्मू में जो लड़की थी, जिस छोटी सी बच्ची के साथ सारा कुछ हुआ था, रेप हुआ था, हत्या हुई थी, और जिसके रेपिस्ट के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के लोग रैली में आए थे, वो भी गुजर ही थी। गुजरों को ये सिला मिला था अपनी देशभक्ति का। गुजर हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे हैं। हर जंग में, पाकिस्तान के साथ जो भी जंग हुई है, गुजरों से हमको अच्छा खासा इंटेलिजेंस मिलता रहा है। और उन गुजरों को यही सिला मिला था कि उनकी एक बच्ची के साथ क्या क्या नहीं हुआ उस मंदिर के अंदर। और उसके बाद जो करने वाले थे, हत्यारे थे, चाहे वो पुजारी हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे उसके साथी हो, जब वो गिरफ्तार होते हैं तो उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी जुलूस निकाल देती है। ये कैसा दोहरापन है, जरा आप खुद सोचिएगा। कि आप पाकिस्तान में जाइए, मुशर्रफ से हाथ मिलाइए, कोई जाए इमरान खान से हाथ मिला के आए, कोई नवाज शरीफ को शाल दे के आए, उनकी माताजी को साड़ी देकर आए, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, कोई जिन्ना को सेकुलर बता के आ जाए, और हिंदुस्तान के अंदर के जो मुसलमान हैं उनसे ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने जमाने की दुश्मनी है। लगातार उनके खिलाफ कानून बनाए जाएं, लगातार उनको परेशान किया जाए, कभी कोई मस्जिद अवैध बताकर गिरा दी जाए, कभी मुसलमानों के घर गिरा दिए जाएं, और उसके बाद सऊदी अरबिया जाते हुए आप कहिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हमारे देश में हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं होता। आपकी बात तो वहां जा रही है, आप जो बातें कर रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं। जो 3 लहूलुहार मुसलमानों की तस्वीर अलीगढ़ से वायरल हुई है, जो मैंने आपको बताया कि लीगली बिल्कुल मांस लेकर जा रहे थे, जो ट्रेडर्स हैं, जिनके पास एफएसएसआई का लोगो है, एफएसएसआई का प्रमाण पत्र है, उनको गाय के नाम पर राजनीति करने वाले, गाय के नाम पर गुंडई करने वाले, जिनको मैं गोरक्षक नहीं गो गुंडे कहता हूं, उन्होंने मारा पीटा है। सोचिएगा, लीगली अपना सामान ले जा रहे थे, उनको मारा पीटा है, और वहां जाकर आप कह रहे हैं कि हमारे यहां हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं होता है। आपकी खबर पहुंचेगी तो ये वायरल खबर भी वहां पर पहुंचेगी, और आपकी बात का असर आधा उसका भी आधा रह जाएगा। जाने को बहरीन असदुद्दीन ओवैसी साहब भी गए हैं और उन्होंने भी कहा है कि हमारे देश में सब एक मत हैं, हमारे पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश की एकता की बात आती है तो हम साथ खड़े हैं। ओवैसी जी ने वैसे भी एकदम सही स्टैंड लिया है। पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो झड़प चली है उसमें एकदम सही पॉलिटिकल स्टैंड लिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि 4 दिन बीतेगा और उसी ओवैसी को आप देश का द्रोही साबित करने पर लग जाएंगे, उसके खिलाफ मीम चलने लगेंगे, उसके खिलाफ घटिया बातें होने लगेंगी। यही तो हो रहा है इस देश में। शशि थरूर, तेजिंदर बग्गा करके एक आदमी है, आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता है भारतीय जनता पार्टी का, कभी शशि थरूर को गालियां देता था, आज शशि थरूर की तारीफ कर रहा है। कल फिर जब शशि थरूर कोई ऐसी बात कहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सही नहीं होगी तो फिर गाली देना शुरू कर देंगे। शशि थरूर गए हुए हैं वहां पर भारत के प्रतिनिधि बनकर, इसलिए वही बात कर रहे हैं जो भारत सरकार कहती है, और इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे आप कांग्रेसी हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी के हैं। जब उनको देश का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया है तो वो देश के बारे में ही बात करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि जयशंकर जिस तरह से बात कर रहे हैं कि यूएस इज इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या जिस तरह से ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, विदेशी मीडिया से जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि थरूर भी वैसे ही बात करेंगे? थरूर एक बेहद सुलझे हुए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने वाले व्यक्ति हैं, और बहुत कायदे से उन्होंने अमेरिका में बैठ के ही ट्रंप के बारे में कहा कि मैं इसके पहले 5 अलग अलग राष्ट्रपतियों से मिल चुका हूं अमेरिका के। उनके अंदर जो क्लास था, उनके अंदर जो खूबी थी, उनके अंदर जो एक इंटेलेक्चुअल समझ थी, मुझे यह कहते हुए खेद है कि वो ट्रंप के अंदर नहीं है। थरूर तो यह कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जयशंकर की हिम्मत है यह कहने की? आपको क्या लगता है मोदी जी की हिम्मत है यह कहने की? क्यों नहीं है, यह सोचना पड़ेगा। सोचिएगा कि आखिर ऐसी कौन सी उंगली दबी हुई है कि ट्रंप के जो मन में आ रहा है वो कह रहा है। एप्पल को मना कर दिया हिंदुस्तान में, एप्पल मत बनाओ, अपना फोन मत बनाओ। जो पैसा अमेरिका में रहने वाले भारतीय हिंदुस्तान को भेजेंगे, भारत में अपने रिश्तेदारों को भेजेंगे, उस पर टैक्स लगा दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रोक लगा दी बाहर के छात्रों के आने पर। अभी वो मामला कोर्ट में गया है, स्टे हुआ है, देखिए कहां पहुंचता है। इतना सारा कुछ कर रहा है वो, लगातार कह रहा है ट्रेड के चलते हमने
भारत और पाकिस्तान में समझौता करा लिया, लेकिन मोदी के या जयशंकर के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? कैसे थरूर वहां बैठकर, सबके बीच में बैठकर, अमेरिका में बैठकर ट्रंप के बारे में कहते हैं कि इस आदमी में क्लास नहीं है, इस आदमी में इंटेलेक्चुअल समझ नहीं है। और जयशंकर साहब कहते हैं कि अमेरिका के बहुत सारे लोग वैसे ही सोचते हैं जैसे ट्रंप सोचते हैं, हमारा भी सब्सिडी से बहुत नुकसान हुआ है, तारीफ करते हैं ट्रंप की। ये जो डर है हिंदुस्तानी मुसलमानों पे, हिंदुस्तान के अंदर बोलना हो तो जो मुंह में आओ, जब बाहर जाओ तो सेकुलर बनने लगो। ट्रंप चाहे कुछ भी कर दे, ट्रंप के खिलाफ एक शब्द ना बोलो, राहुल गांधी पर हमला करते रहो। राहुल गांधी तो कल पुंछ गए थे, इसके पहले वो कश्मीर तो तुरंत गए थे। पुंछ में वो गए, एक एक घर में गए जो घर गोलाबारी से नुकसान उठा चुके हैं। उस स्कूल में गए जहां के 2 छात्र इस गोलाबारी में मारे गए, बूढ़ों से मिले, औरतों से मिले, बच्चों से मिले। जरा सोच के देखिएगा, आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं चाहते हैं? क्या डर लगता है उनको? वहां जाएंगे तो देश की जनता पूछेगी कि यह तबाही आपकी वजह से हुई है। देश की जनता तो पहले से जानती है कि यह तबाही हुई है, और जब भी युद्ध होता है तबाही तो होती है। कितना अच्छा होता कि प्रधानमंत्री मोदी खुद जाते, वहां खड़े होते, अधिकारियों को बुलाते और कहते ये जो घर टूटे हैं, ये जो नुकसान हुआ है, ये तुरंत का तुरंत पूरा किया जाए। इन घरों को फिर से बनाने की, फिर से इनके मरम्मत की प्रक्रिया शुरू की जाए, और जो खर्चा होगा वो खर्चा सरकार देगी। जाकर वहां पर कहते, वहां से दहाड़ते, वहां से पाकिस्तान को कहते कि हम अपने नागरिकों के साथ खड़े हैं, तुमने घर गिराए कोई बात नहीं है, घर हम फिर से बना देंगे। आप देखते क्या शानदार छवि बनती, और उन लोगों को भी लगता कि हमारा कोई प्रधानमंत्री है जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा है। लेकिन वो तो नहीं गए। ना तो कश्मीर में जो लोग मारे गए थे, जिनकी पत्नियां विधवा हुई थी, उनके घर गए, ऑपरेशन सिंदूर चला लिया, सिंदूर को अपनी रगों में बहा लिया, लेकिन एक भी ऐसी महिला से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए जिसका पति बैसरण घाटी में शहीद हुआ था। और कितने बदतमीज हैं ये लोग। ये शब्द मैं उपयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, वो कहते हैं अगर ये औरतें अहिल्याबाई की तरह भिड़ गई होती तो इनके माथे का सिंदूर नहीं जाता, सारे लोगों की जान बच गई होती। पहली बात तो ये बताओ कि कोई घूमने जाता है तो हथियार लेके जाता है क्या? वहां जो नरवाल साहब थे वो तो लेफ्टिनेंट थे आर्मी के, लेकिन बंदूक लेके तो नहीं घूमने गए थे ना। जब वो मुकाबला नहीं कर पाए आतंकवादियों का, तो ये महिलाएं कहां से कर लेती? ये बताओ कि तुम्हारे प्रधानमंत्री जो हैं भारतीय, तुम कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण लिया होता, तुम्हारे प्रधानमंत्री तो पहले दिन से आज तक बीजेपी में ही हैं, कभी किसी पार्टी में नहीं गए। वो जब जाते हैं तो 1000 लोग सुरक्षा करने के लिए क्यों नहीं लगते हैं? क्यों नहीं तब कहते हो कि आतंकवादियों से भिड़ जाएंगे, उनको मार देंगे? और मैं दावा कर रहा हूं जांगड़ा साहब, अपनी सारी सिक्योरिटी, सारा प्रोटोकॉल छोड़ के आप 15 दिन कश्मीर में रह के दिखा दीजिए, होगा कुछ नहीं। एक घटना हो गई, इसका मतलब यह नहीं कि रोज घटनाएं होंगी, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं करेगी कश्मीर की सड़कों पर निकलने की। अंदर से आप लोग इतने डरपोक होते हैं। जब चारों तरफ सिक्योरिटी होती है, प्रोटोकॉल होता है, आगे 4 गाड़ी चल रही है, पीछे 4 गाड़ी चल रही है, तो कोई चला जाएगा। इन महिलाओं से आप उम्मीद कर रहे थे ये आतंकवादियों से लड़ेंगी? इस सवाल का जवाब आप नहीं देंगे कि वहां पर आतंकवादियों से लड़ने के लिए आर्मी क्यों नहीं थी। अगर जनता को ही आतंकवादियों से लड़ना है तो फिर हमारा इतना सारा टैक्स आपकी सुरक्षा में और सुरक्षा बलों पे क्यों खर्च होता है? सुरक्षा बल हमारे पाकिस्तान से लड़े, सुरक्षा बल हमारे वहां पर लोगों को बचा लेते अगर होते। जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप की है जिन्होंने वहां पर सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया था। और जब यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वहां पर सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं था, तो आप ये गाना बता रहे हैं कि ये औरतें जो हैं वो आतंकवादियों से भिड़ जाती। आप भिड़ जाएंगे आतंकवादियों से? आपको भेज दिया जाए आतंकवादियों के बीच में, हालत खराब हो जाएगी, बिना गोली चले बेहोश हो जाएंगे। शर्म नहीं आती है कि जिन महिलाओं के लिए दया होनी चाहिए मन में, जिन महिलाओं के लिए आपके मन में ये दुख होना चाहिए कि उनके पतियों को आप बचा नहीं पाए, उनको आप आक्षेप लगा रहे हैं, उनके बारे में घटिया बातें कर रहे हैं। ये बेशर्मी गले गले तक भरी हुई है, जो देश के अंदर आपको कम्युनल बना देती है, देश के बाहर खास तौर पे जब आप जाते हैं सऊदी अरबिया, देखते हैं वहां की शान, देखते हैं वहां का सारा कुछ, तो शेख के सामने आप अचानक सेकुलर बन जाते हैं। दिक्कत यही है कि जब तक ये नाटक चलता रहेगा, जब तक देश के अंदर लगातार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव चलता रहेगा, तब तक आपकी इस तरह की बातों का कोई असर नहीं होना है। कितना बेहतर होता कि जो विदेश में बोलते हैं भारत के अंदर लागू करते, और फिर आप देखते कि दुनिया कैसे आपके साथ अपने आप खड़ी हो जाती।
आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।